जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम। मेरे साथ मौजूद हैं वकार गिलानी और जावेद रहमान इस्लामाबाद से। और आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहेंगे। ये जो एक फिर कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान में मीडिया की आवाज़ दबाने की, नए नए कवानीन लाने की। और हम पाकिस्तान की तारीख में देखते रहे हैं कि तकरीबन तमाम अदवार में ही जब हुक्मरान चाहे वो अस्करी हुक्मरान हो या जमहूरी हुक्मरान हो, इलेक्ट होकर आए हों, वो मुख्तलिफ तरीकों से ये कोशिशें करते रहे हैं। अगरचे जब वो इक़्तिदार से रुखसत होते हैं, तो फिर उन्हें दोबारा आज़ाद मीडिया की याद जो है वो सताने लग जाती है। इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान में जब अयूब खान का पहला मार्शल लॉ था तो वहाँ से शुरू हुई। प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस उन्होंने जारी किया। फिर उसके बाद जो ज़ियाउल हक के दौर में हमने देखा कि बाकायदा सहाफ़ियों को कोड़े पड़े, कई सहाफ़ियों को जलावतन होना पड़ा, उन्हें मुख्तलिफ मुकदमात का सामना रहा, जेल में रहे बहुत से सहाफ़ी। फिर मुशर्रफ के दौर में तो हम तीनों जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, हमने उसको प्रैक्टिकली देखा है। जो पैमरा का कानून आया, फिर चैनल्स पर पाबंदियां लगीं। अगरचे मुशर्रफ को क्रेडिट दिया जाता है कि जी उन्होंने चैनल इंट्रोड्यूस कराए, लेकिन वो जो बज़ाहिर मीडिया की आज़ादी होनी चाहिए थी, उसके बाद वो उनको भी पसंद नहीं आई। फिर हालिया तारीख में अगर हम जाएँ तो इमरान खान साहब जब की हुकूमत से पहले जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, ये लोग जब इक़्तिदार में वापस आए 2013 से 18 तक, तो इन्होंने पीका के नाम से एक कानून मुतारिफ करवाया जिसमें ख़ास तौर पर सोशल मीडिया को टारगेट करना मकसूद था। क्योंकि इमरान खान साहब और उनकी जमात जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये अपने मुखालफिन की ज़ुबान दबाना चाहते थे। खैर, इन्हें मौका नहीं मिला, वो इक़्तिदार से रुखसत हो गए, सहाफ़ियों ने जो है उस पर काफ़ी आवाज़ उठाई। मज़े की बात ये है कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने भी पीका को मज़ीद सख्त करने का फ़ैसला किया और उनका ख़्याल ये था कि जो सोशल मीडिया हमारे हक़ में कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे मुखालिफ हैं, हम इस कानून को इस्तेमाल करके उनको जो है वो जेलों में डालेंगे। बल्कि यहाँ तक था कि बगैर किसी सबूत के आपको उठाया जा सकता है और 6 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटरवीन करके उस वक़्त जो है वो इस कानून का नफ़ाज़ रुकवाया। और उस वक़्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है इसका जो उस वक़्त अपोज़िशन में थी, इसके खिलाफ बोला करती थी। मरियम बीबी का और शहबाज शरीफ साहब का बयान रिकॉर्ड पर है कि हम हुकूमत में आएँगे तो हमने पिछली गलतियों से सबक सीख लिया है, हम इस तरह की कोई चीज़ नहीं होने देंगे। और अब जब से वो इक़्तिदार में आए हैं तो दोबारा से मीडिया उनका निशाना है। और हमने देखा कि हद के इज़्ज़त का एक नया कानून जो है वो पंजाब असेंबली से मंज़ूर करा लिया गया है। अब मरकज़ में भी तैयारी है कि इसी तरह का कानून यानी पीका की एक नई शक्ल जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जाए। और हम ये तारीख का सबक एक यही है कि उससे सबक कोई नहीं सीखता। हुक्मरान जो हैं वो बिलाखिर अपनी कुर्सी से उतर जाते हैं। हमारे सहाफ़ी दोस्त अब्दुल्ला का जो दौर है उसको भुगत कर उससे आगे बढ़कर अपना काम उसी तरह से करते रहते हैं। एक जो ख़तरनाक चीज़ अब हम देख रहे हैं वो ये है कि लोगों की गुमशुदगी, जबरी गुमशुदगी, लोगों को उठाया जाना और ये पता ना चलना कि वो कहाँ है। इस सारी तमहीद का मकसद आपके सामने एक बैकग्राउंड रखना था कि आपको ये मालूम हो कि ये गुफ्तगू कितनी ज़रूरी है, एक जमहूरी मुआशरे में और एक आज़ाद मुआशरे में। तो गिलानी साहब, ये जो कानून पंजाब असेंबली से मंज़ूर हुआ है, मेरा तो ख़्याल है कि अगर लगे हाथों इसमें एक नाम में भी थोड़ी-सी तरमीम कर ली जाती और हद के इज़्ज़त के कानून की बजाय इसे हद के हुक्मरानों की इज़्ज़त और हद के ताकतवर तबकात की इज़्ज़त का कानून कह लिया जाता तो शायद ज़्यादा मुनासिब होता। हत्या अशराफिया कह लें। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो सियासी अशराफिया है, चाहे वो फौजी अशराफिया है। तो हत्या अशराफिया का बेसिकली ये देखें, आनन फानन ये बिल आया है। चंद दिन पहले ये बिल जो है अचानक से उसका ड्राफ्ट सामने आता है और उस ड्राफ्ट के बाद उस पर थोड़ी सी क्रिटिसिज्म होती है। और फिर सबसे हैरानकुन बात यह है वैसा कि इसमें 2 दिन पहले स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेज किया जाता है, जो प्रेस क्लब के अहदेदारान हैं। उसके साथ साथ जो प्रेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारी यूनियन हैं, तंजीमें हैं, PFPJ वगैरह, उनके साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बैठती है। और अज़मा बुखारी, हालांकि ज़बरदस्त खातून है वो,
इन जो सूबाई वजीर इत्तलात हैं उन्होंने एक कहा कि हम बैठक करेंगे, कंसल्ट करेंगे। और इस कंसल्टेशन के दौरान ही आज ये अचानक स्पेशल कॉल किया जाता है सेशन पंजाब असेंबली का, और उसमें ये बिल पेश किया जाता है और विद इन कपल ऑफ आवर्स वो मंजूर भी कर लिया जाता है। अब एक तो इसमें ये सबसे पहले जो सहाफियों का गिला है जिन्होंने बाइकाट भी किया, वो दुरुस्त भी था कि जब आप प्रॉमिस किया कि आप स्टेक होल्डर्स को एंगेज करेंगे और जब आप हमसे बात कर रहे थे तो उसी दौरान आपने ये बिल पास भी कर दिया, और उसमें जो वो अमेंडमेंट्स या जो हमारे कंसर्न्स थे वो आपने सुने भी नहीं है। और उस पे उन्होंने वार्न किया कि वो मुल्क गिर एहतजाज इस पे करेंगे। हमारे दोस्त अरशद अंसारी जो प्रेस क्लब के सदर है लाहौर के, और फिर PFUJ के दूसरे लोग और CPNE और APNS की जो कमेटी है उनके भी नुमाइंदे इस पे बात कर रहे हैं। तो उस बिल में देखें सबसे अहम जो बात वो यही है कि आपने 6 माह के अंदर ट्रिब्यूनल कायम होने हैं स्पेशल, और 6 माह के अंदर उन्होंने फैसला करना है, और 30 लाख रुपए तक जुर्माना होना है किसी फेक न्यूज पे जो साबित नहीं हो सकेगी। और उसके साथ साथ अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज़ों पे कोई इल्ज़ाम तराशी की जाती है तो उसका वो हाई कोर्ट में मामला चलेगा। हम्म, इसमें उन्होंने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, टिकटॉक, ट्विटर, हर चीज़ एक्स शामिल की हुई है। तो बेसिकली तो ये देखें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्व करने का एक तरीका था। हालांकि पंजाब हुकूमत से तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। सबसे पहली एक्सपेक्टेशन तो जो फेयर चल रहा था वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा था, क्योंकि जो हमारी मिलिट्री अशराफिया है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब बार बार अपनी स्टेटमेंट्स में 9 मई के बाद से सोशल मीडिया के हवाले से जिक्र करते रहे हैं। हम्म, और उनका फोकस भी था कि हम डिजिटल मीडिया के हवाले से कवानीन लाएं और उनको सख्त करें, और शायद वो ऐसे ही कवानीन हो जो वो PTI की गवर्नमेंट थी जब आपको याद होगा, तो उस वक्त भी वो सख्त करना चाह रहे थे। उस वक्त फवाद चौधरी साहब जो इस वक्त बड़े पोलिटिकली विक्टिमाइज्ड हैं नो डाउट, उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया था बीइंग मिनिस्टर के ये कानून इस तरह के आने चाहिए। और अमजद मियादी जो मियां वाली से MNA थे PTI की और इमरान खान के बड़े करीब थे, उन्होंने तो ये तक बिल पेश कर दिया था कि फौज के मुतल्लक अगर कोई बात करेगा तो बिल्कुल। उसको किस तरीके से साजिश समझा जाएगा और तौहीन समझा जाएगा। तो ये मामला यहाँ पे है। मैं एक थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड दर्ज करना चाह रहा हूँ दो चीजों का। एक तो जो आपने पीका का फरमाया, पीका जब आया तो बेसिकली तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट था कि वहां पे हम चीजों को रोकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की बदकिस्मती है वो है कि कवानीन आ तो जाते हैं और शायद गुड फेथ में भी आते हो, लेकिन उनका इन जो इन कवानीन को जानबूझकर इस तरह से एम्बिगुअस रखा जाता है कि उसमें किसी को भी जो है वो पकड़ा जा सके। मिस यूज का एलिमेंट उसमें रखा जाता है पॉलिटिकल पर्पसेस के साथ, कि कहाँ पे हम इसको एक्सप्लॉइट कर लेंगे आगे। इसमें पीका का जो सबसे बड़ा नुकसान है मैं जरूर बयान करना चाहता हूँ, आप इजाजत दें, कि जब से पीका आया तो हमने नहीं देखा कि उस तरह के केसेस ज्यादा हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा जो सियासी और फौज को कभी कहा गया तो उस पर कोई एग्जाम्पलरी केसेस शायद सामने आए हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इस रियासत की बदकिस्मती हुई इंसानी हकूक के हवाले से कि पीका में जो मजहबी इंतहा पसंद है हम्म, उन्होंने इसका बेदरीग इस्तेमाल करना शुरू किया। और 20 नहीं, मैं समझता हूँ सैकड़ों नहीं, शायद चंद हजारों लोग होंगे इस वक्त, क्योंकि ये वो डाटा है जो पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो साइबर क्राइम की जिम्मेदार है बदकिस्मती से वो कोर्ट के कहने पे भी नहीं पेश करती। उसमें हजारों लोग हैं जिनको इस तरह के ब्लास्फेमी के केसेस में इंडल्ज किया गया है। बेसिकली उनको रिलीजियसली विक्टिमाइज किया गया है, पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया है, सोशली विक्टिमाइज किया गया है, पर्सनल स्कोर सेटल किए गए। हम्म, फिर दूसरा बैकग्राउंड, अब ये जो नया कानून आया है अब आप इसमें भी देखिएगा कि क्योंकि इस वक्त ये फजा है कि 8 फरवरी के इलेक्शन ने साबित किया कि पाकिस्तान की आवाम ने ज्यादा तौर पे जो जेर ताब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको उन्होंने वोट दिया या उसके साथ खड़े थे। अब वो वो उसकी तो जो रेजिस्टेंस, मिसगाइडेड है ना गिलानी साहब, वो मिसगाइड होने की वजह से उन्होंने वोट दे हाँ, दिया। लेकिन उनकी कोशिश है कि ये जो अब ह्यू एंड क्राई हो रहा है उसके बाद सारा, और फिर 8 फरवरी के इलेक्शन पे जो क्वेश्चन और क्रेडिबिलिटी पे उठा है लेजिटिमेसी पे, तो बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे हो रही हैं। हैरानगी तो इस बात की है कि ये कवानीन आप इस तरह भी ला रहे हैं कि जबकि आपने 3 महीने से ज्यादा अरसा हो गया कि पाकिस्तान में ट्विटर जो कि अब एक्स बन गया है उसको आपने बंद किया हुआ है, और जो सियासी बड़ी शख्सियात हैं वो भी VPN इस्तेमाल कर रही हैं। मैं तो उनकी, मेरा ख्याल है कि जो इखलाकी जुर्रत और बुजली पे भी हैरान होता हूँ भाई साहब कभी कभी, कि वजीर आजम, वजीर दाखिला और ये सारे लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं इनमें, इतनी सियासी जुर्रत नहीं कि वो जो मुख्तलिफ तबके हैं जिन्होंने इसको बंद करवाया है उसके सामने इसको खुलवा सके। हम्म,
गिलानी, मैं जावेद साहब की तरफ जाता हूँ। जावेद साहब, इस हवाले से जो है वो बातचीत होती रहती है, वफाकी सतह पर भी, पार्लियामान के अंदर भी बातचीत होती रहती है। जब यह अब बात उठाई जाती है, निगरान हुकूमतें थी, वो भी इस पे कहती थी कि नहीं नहीं, हमने तो कुछ बंद नहीं किया हुआ। अब मौजूदा हुकूमत है, वो भी कहती है कि हमने कुछ बंद नहीं किया। लोग उठाए जाते हैं, अदालत में जाके हुकूमती नुमाइंदे कह देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है वो कहाँ है। ये एक नया तरीका कार जो इंट्रोड्यूस हुआ है, कहीं कोई सोच है कि ये जमातें खुद भी इसका निशाना बन सकती हैं? जब पहली दफा पीका इंट्रोड्यूस कराया मुस्लिम लीग नून ने, तो इक्तदार से निकलने के बाद खुद उसका निशाना बने। जब पीटीआई वाले इक्तदार से निकले, तो अब वो उसका निशाना बन रहे हैं। तो इक्तदार में होते हुए ये जमातें क्यों नहीं सोचती? बहुत शुक्रिया अवैस साहब। मेरे ख्याल से सर, हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। नाम नहीं लेना आपने अपने साकी ने आपका। हाँ, देखें अवैस साहब, आपने 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 अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था, उसमें सदर अयूब का जिक्र किया था। उस जमाने में सदर अयूब को ऐन से अयूब लिखा गया, हम्म। और वो अयूब लिखने पर हबीब जालिब साहब, जिन्होंने अपनी एक तवील नज्म लिखी थी, उन्हें धर लिया गया था। हम्म। मैं ये समझता हूँ उस वक्त से लेकर अब तक जितनी भी कदगने लगती हैं, उनको जितना दबाया जाता है, ये उतनी ज्यादा सामने आती है, उतना ही ज्यादा उसका असर ज्यादा देखने में आता है। अगर हम इसको जरा फास्ट फॉरवर्ड करें और अब के दौर में लेके आ जाए चीजों को, उस दौर में जैसे प्रिंट मीडिया था, पूरे का पूरा पेज, अदालती सफा जो था, उसको वो खाली छप जाया करता था, हम्म। क्योंकि उसका असर भी बहुत अच्छा होता था कि यहाँ जो कोई चीज जो छपनी थी उसके अंदर क्या होगा। वो क्यूरोसिटी जो लोगों के जहन में होती थी, उसका कि इसके अंदर जो तनकीद की गई होगी वो जरूर इन्हीं लोगों के ऊपर की गई होगी। हम्म। अब हम अगर बात करें, अब सोशल मीडिया का दौर आ चुका है। अब चीजों को आप एक्स जो ट्विटर था, आपको इसको बंद भी कर देते हैं, लेकिन इसके तरीके हर नौजवान को पता है किस तरह से एक्सेस करनी है, किस तरह से नहीं करनी। मसला यहाँ इसको इस तरह से भी देखें कि मीडिया का भी कसूर कुछ कम नहीं है। मीडिया भी इतना डिवाइड हो चुका है, उसका बाइस्ड इतना हो चुका है, उनको दबाना या रोकना ये भी एक मसला है। बहुत सारे इसके अंदर वेरिएबल्स आप ये कह इन्वॉल्व हैं। रहे हैं कि मीडिया के अंदर जो डिवीजन है और जो गलतियां हैं, उसका फायदा उठा रही है हुकूमत? जी बिल्कुल। अब देखें, मैं आसानी से कह सकता हूं कि कुछ चैनल ऐसे हैं जो एक खास पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, हम्म। उनको पसंद करने वाले, उन्हें देखने वाले वो वही चैनल लगाएंगे। हम्म। और जो दूसरे लोग हैं वो अपना रिमोट कंट्रोल उसी तरफ, उस चैनल की तरफ लेके जाएंगे जो जावेद साहब, उनको सूट कर रहा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और यही मेरा एतराज आता है कि जब इस तरह की कोशिशें होती हैं। मैं कहता हूं कि बिल्कुल आप ये कोशिश करें, आप फेक न्यूज का मुकाबला करें, आप अगर सबूतों के बगैर कुछ कहा जा रहा है उसका मुकाबला करें, उसको कानून के मुताबिक डील किया जाना चाहिए। लेकिन दो चीजें हैं। एक, कि इस तरह के कवानीन का इतलाक जो है वो सिर्फ उस तरह की फेक न्यूज पे नहीं होना चाहिए जो आपके खिलाफ जा रही है। जो आपके हक में जा रही है, फिर उस पे भी होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप लोगों को गायब कर दें और कहें कि जी देखें वो तो फेक न्यूज फैला रहे थे। आप उनको कानून के मुताबिक सबूत पेश करके अदालत में लेके आए। है। तो मैंने देखा है वैस साहब, हर वक्त का, मैं पिछले 20 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, 20 साल से भी ज्यादा, 20 साल से तो मैं पार्लियामेंट को देख रहा हूँ, और उससे पहले मैंने कुछ और जर्नलिज्म में कुछ और रंग देखे। मुझे ये लगता है जो हर दौर के अंदर जो आपको सच नजर आ रहा होता है, आप उसको हकीकत समझ लेते हैं। हम्म। और वो 3 साल होते हैं या 5 साल होते हैं, फिर वही कदगने, वही मसाइल आपके सामने खड़े हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सियासतदानों की। बड़े सुकून से मेजोरिटी को सामने रख के, 2/3 मेजोरिटी या जो भी मेजोरिटी, वो कोई कानून पास कर देते हैं, कदगने लगाते हैं, बहुत ज्यादा मसाइल खड़े कर देते हैं, वही चीजें उनके सामने आ जाती हैं। सीखते हरगिज नहीं है, ये नहीं समझते कि ये चीज, अच्छा वो पार्टियां भी चेंज करते हैं, लोटे भी बन जाते हैं, फिर भी उनके सामने ये चीजें आती हैं। अब इसके
इसमें जो मैंने शुरू में एक शेर पढ़ा था कि साकी की नवाजिश जारी है, ये साकी जो है ये जरूरी नहीं कि पॉलिटिशियंस हो, ये हम्म। साकी कुछ और भी हो सकते हैं कि वहां से भी आवाज आ सकती है, वो भी ये कदगने इनको मजबूर कर सकते हैं। ये क्यों जाके उनके साथ बैठ जाते हैं और क्यों इस तरह से मान लेते हैं कि वाकई ये इस तरह से होना चाहिए। अपने ब्रेन का भी इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। उस वक्त तक नहीं सीखेंगे, ये इसी तरीके से होता जाएगा। फिर वो कहते हैं कि जितना तड़पेगी जाल के अंदर उतना घुसेगा खाल के अंदर। ये मछली के मुतालिक ये बात की। तो ये मामलात चलते रहेंगे, हमारे सामने आते रहेंगे, हम लिखते रहेंगे और मनाजिर बदलते जाएंगे। लिखते रहेंगे। वो मुझे फैज का इस पे वो शेर याद आ गया कि लिखते रहेंगे जुनून की हिकायत हूं चकां, अगरचे इसमें हाथ हमारे कलम हुए। मसला ये है कि वो जो हिकायात है ना, वो लिखना भी अब सिलेक्टिव हो गया है। वो जो एक पुराना हम सुनते थे ना कि जालिम सुल्तान के सामने कलमा हक उससे पूछ के बोला जाता है। आजकल बहुत कम लोग रह गए हैं जो ऑब्जेक्टिवली ये बात कर सकते हैं और कोई साइड लिए बगैर अपना जो व्यू पॉइंट है वो आपके सामने रख सकते हैं और सबको टारगेट कर सकते हैं, जो कि पहला असूल है सहाफत का जो हमने सीखा कि स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। ऐसे लगता है कि उसकी गुंजाइश बड़ी कम होती जा रही है। मैं गिलानी साहब आपके सामने रखना चाहता हूं, जाहिर है कि जब भी जैसे जावेद साहब ने बात की, जब भी ये बात होती है तो हुक्मरान तबकात हमेशा ये कहते हैं नहीं नहीं देखें ना, आपका क्या मतलब है कि फिर आप हम खुला छोड़ दें सबको। अब मैं आपको मिसाल पेश करता हूं, अमेरिका के अंदर जो फर्स्ट अमेंडमेंट है, जो आज़ादी इजहार राय का कानून है, उसी के तहत जो है वो डेफेमेशन के कवानीन ट्राई होते हैं। तो चार चीजें जो है ना वो प्लेंटिफ को साबित करनी होती हैं, यानी जो शिकायत कुनिंदा है। पहली चीज तो ये कि वाकई जो खबर थी जिसकी इशाअत हुई या जो लफ्ज बोले गए वो गलत थी, वो फैक्ट पर बेस्ड नहीं थी। दूसरी चीज ये कि वो किसी तीसरे बंदे के मुतल्लिक थी और उससे उसकी शोहरत को वाकई नुकसान पहुंचा है। मतलब किसी के मुतल्लिक करप्शन की खबर देना कोई डेफेमेशन नहीं है अगर वो फैक्ट पर जो है वो मुनहसर है। फिर ये कि उस जो डेफेमेशन हुई है उसका ताल्लुक खबर देने वाले के पार्ट पे किसी नेग्लिजेंस से था, यानी उससे कोताही हुई है अपने काम में। चौथी चीज ये कि जो इंटेंट है कि इसका इंटेंट मिलिशियस था, यानी इसकी नीयत खराब थी यह खबर देने के पीछे, उसकी बुनियाद पे सजा नहीं हो सकती। आप किसी का इंटेंट अदालत में साबित नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो मसला है वो ये है, वो कहते हैं नहीं नहीं देखे ना जी वो तो है ही हमारे खिलाफ। वो जो है और उसके बाद जो है वो एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है कि जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है वो उस बंदे पे आ जाता है कि अब वो साबित करे कि जी नहीं मेरा कोई ऐसा मसला नहीं था, बजाय इसके कि शिकायत करने वाले पे। मैं इसमें पहले तो गुजारिश करूँ, जो कह रहे थे कि ये आप कह रहे थे कि सारे वो मर्जी की बात सुनना चाह रहे हैं, तो आपको याद होगा पिछले चंद साल से हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब एक टर्म चली है और इसको बकायदा इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये क्या है कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग की जाए। हम्म। तो पॉजिटिव रिपोर्टिंग जो है बेसिकली वो आगे बढ़ती बढ़ती है, अब पॉजिटिव सोशल मीडिया की तरफ जा रही है, हम्म। पॉजिटिव डिजिटल मीडिया की तरफ जा रही है, क्योंकि वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। एक तो पहली बात यह है कि मैं उस पर आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि फेक न्यूज, जो जावेद साहब ने भी बात की, इसमें कोई शक नहीं कि आप झूठी खबर मत फैलाएं, आप फेक न्यूज ना फैलाएं, आप ऐसा प्रोपेगेंडा ना करें जो डैमेजिंग हो। बल्कि प्रोपेगेंडा के भी जाहिर है अमेरिका में भी पूरी दुनिया में होता है, लेकिन उसके एक तरीके होते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है एज ए पाकिस्तानी भी और साथ में भी, कि ये जो प्रोपेगेंडा की ब्रिगेड्स बनी थी अवैध साहब, ये कब से बननी शुरू हुई थी? ये सोशल मीडिया की पोलराइजेशन और इसकी ब्रिगेड किसने और कब बनाई थी, उस पर तो कोई बात नहीं करता है। अब वो चूंकि उनसे बस से बाहर चली गई है, तो अब उनकी कोशिश है कि इस मामले को कंट्रोल किया जाए। मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ रिलेट करता हूँ। आपको याद होगा, अभी आपने परवेज मुशर्रफ मरहूम की बात की, डिक्टेटर थे अपने वक्त के वो। तो उन्होंने जब मीडिया को यकीनी तौर पे प्राइवेट मीडिया आया, उनका एक एजेंडा था एनलाइटेड मॉडरेशन का,
और वहां पे उन्होंने सारा कुछ किया। नए टीवी चैनल्स आए, प्राइवेट टीवी चैनल उस टाइम, लेकिन उस टाइम उनको अंदाजा नहीं था कि वो अपनी फ्रीडम को और अपनी इंडिपेंडेंस को किस तरह एक्सरसाइज करेंगे। फिर ये बात तकरीबन 7-8 साल जब आगे गई, 2007 में जब वो इमरजेंसी लगी, LFO आया, और फिर सारा वो PCU जदीद आए, और फिर ये कोशिश की गई कि मीडिया को कंट्रोल किया जाए। बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में आप वहां से लेके अब तक देखें तो जो हमारे सबसे बड़े मुख्तर हलके हैं जिन पे इल्जाम होता है कि ये मीडिया को कंट्रोल करते हैं, वो बाकायदा सिस्टमेटिकली 2007 से लेके आज तक आप आए तो वो मीडिया को बड़े ही एक मुनज़्ज़म तरीके से वो कंट्रोल कर रहे हैं और उसकी मुख्तलिफ शेप्स ले रहे हैं। ये हम्म। वही शेप्स हैं जो हम जमहूरियत में देखते हैं कि उस वक्त ज़ाहिरी मार्शल के दौर होते थे, लेकिन उन्होंने सीखा और उन्होंने कहा कि नहीं जी, पीछे हट के किस तरह हमने काम करना है। तो ये काम जमहूरियत के साथ जो कर रहे हैं वो अब मीडिया के साथ भी हो रहा है। हम्म। और फिर वो सोशल मीडिया की पॉजिटिव रिपोर्टिंग, लेकिन ये जिम्मेदारी को कबूल करने को तैयार नहीं कि ये ब्रिगेड सबसे पहले पाकिस्तान में बनाने किसने शुरू की। तीसरी बात यह है कि जो असल इशू ये है, वो असल इशू डीप डाउन यही है, चाहे वो सियासी हुकूमतें हों जो मिलिट्री अशराफिया के साथ मिलकर काम करती हैं, कि एक कंटिन्यूस एफर्ट है पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्व करने की, हम्म। सिर्फ अपनी बात सुनाई जाने की, सुनी जाने की। और ये सारी जो एफर्ट्स हैं वो उस चीज का हिस्सा है। जावेद साहब, बड़ी अहम बात की है गिलानी साहब ने कि ये जो सिलसिला हम देखते रहे हैं मुशर्रफ के ज़माने से, और मसला ये है कि तमाम जो हुकूमतें हैं, जो सियासतदान हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं अपोजिशन में होते हुए, वो इनका हिस्सा बन जाते हैं फौरन, सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए। मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ, आप अब इन कवानीन के बाद प्रैक्टिकली अपने काम में, पहले ही एक ऐसे माशरे में जहां बड़े प्रेशर्स हैं, बड़ी रुकावटें हैं, प्रैक्टिकली आप किस किस्म के मसाइल देखते हैं अपने काम में? वैसे बीइंग अ जर्नलिस्ट, सबसे पहला जो बंदा जब जर्नलिस्ट कुछ लिखने बैठता है तो अपने ही इदारे का जो इदारती पॉलिसी होती है हम्म। उसको सामने रख के उसने आगे चलना होता है। वो उसका माइंड मेकअप कर देती है, चाहे वो जो मंजर देख के आया हो वो अपने मर्जी की फ्रेमिंग उस तरह से नहीं कर सकता। वो उसमें से वो हिस्सा सामने रख के चलाता है जो उसके ज़हन में अदारती जो उसके ज़हन में अदारती आप यूँ कह लें कि जो उसको बताया गया होता है कि इस लिमिट से आपने आगे नहीं निकलना। हम्म। अब ये एक तो ये हो गया। एक सेल्फ इम्पोज्ड एक जर्नलिस्ट का अपना, हर जर्नलिस्ट का होता है, जो उसका टिल्ट होता है वो भी कहीं से उसके ऊपर डोमिनेट कर जाता है। हम्म। अब ये बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हर जर्नलिस्ट के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। जो उसकी तहरीर से झलक रहे होते हैं, जो उसकी ज़ुबान से झलकते हुए नज़र आ रहे होते हैं। अब ये चीज़ें अगर ये देखें कि जर्नलिस्ट की तारीफ भी बड़ा मुश्किल हो गई है। सोशल मीडिया के ऊपर वो जो लोग बैठे हैं, जो शुद्ध पे महार, जिनके ऊपर कोई अदालती उनको पता भी नहीं है कि अदालत की कि किस तरीके से आपने कोई चीज़ जो देनी है उसकी जाँच परख करनी है। अगर गलत साबित हो जाती है तो उसके ऊपर क्या कोई आपके ऊपर कोई पकड़ होगी, नहीं होगी। उन्होंने हर चीज़ सोशल मीडिया पे डाल देनी है। हर बंदा ही जर्नलिस्ट आपको आजकल के दौर में नज़र आ रहा होता है। जो सबसे बड़ा जो अलमिया जो हुआ है जर्नलिस्ट के साथ वो ये हुआ है। एक ख़ास ट्रेनिंग हुआ करती थी जहाँ से गुज़र के जर्नलिस्ट आते थे एक ख़ास भट्टी के अंदर से, और वहाँ जाके साफ पता चल जाता था कि कुछ लोग हैं जिनका टिल्ट है, कुछ का नहीं है। हम्म। अब ये चीज़ आसान हो चुकी है कि साफ करके नज़र आ जाता है कि ये लोग इधर हैं, जो लोग किसी ख़ास चैनल के साथ हो साफ पता चल जाएगा। ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है इसने जर्नलिज्म का बिगाड़ पैदा कर दिया। ये हम्म। बिगाड़ अब बहुत ज़्यादा बड़ा, अब हम ये समझ सकते हैं कि एक हाथी की सूरत में एक बहुत बड़ा हमारे सामने खड़ा हो चुका है, जिससे छुटकारा पाना मुश्किल नज़र आता है। हुकूमतें आपकी जो हैं वो नज़र आती हैं कि उनका झुकाव किस तरफ है, क्योंकि खास जर्नलिस्ट जब आपको नज़र आते हैं कि कोई दूसरी हुकूमत आती है,
उनके ऊपर कदगने लग जाती हैं, उनके ऊपर पाबंदियां लग जाती हैं, उनकी नौकरियों के ऊपर पाबंदियां लग जाती हैं। हुँ। ये चीजें देखते हुए अगर जर्नलिज्म जो जिसने परवान चढ़ना था, हम तो ये देखते हैं कि परवान क्या चढ़ेगी, उनको मसाइल का शिकार होते जा रहे हैं जर्नलिस्ट, और बस जेन्युइन जर्नलिज्म अब आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी शेप है वो खराब होती जा रही है, बिगड़ती जा रही बिल्कुल, ये है बुनियादी बात कि जो जेन्युइन जर्नलिज़्म है, जो एक्चुअल सच है और सच्ची खबर है और फैक्ट है, उसकी किसी सियासी जमात को तलाश नहीं है, किसी ताकतवर तबके को तलाश नहीं है, किसी और जो इवन अवाम को भी उसकी तलाश नहीं है, क्योंकि दिलचस्पी सच नहीं जो है, है क्योंकि आपने माशरे को पोलराइज इतना बिल्कुल, कर दिया है क्योंकि कि सच दिलचस्पी नहीं है। सबका रिलेटिव हो गया। सच वो है जो वो सुनना चाहते हैं अपने महबूब जमात और अपने महबूब कायद और किसी और अपने महबूब तबके से मुतल्लिक। उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब फेक न्यूज़ है उनके मुतल्लिक। हालाँकि जो असल सहाफ़त है उसकी रूह ये है कि वो इन तमाम लोगों को आईना दिखाए और इसमें उनकी वो शक्ल इनको दिखाए जो शायद ये खुद देखना पसंद नहीं करते। बहरहाल हम तो ये आवाज़ उठाते रहेंगे और आपके मैं सामने सिर्फ रखते इसमें एक रहेंगे। गुजारिश करना चाह रहा जी। था, सब जाते जाते सिर्फ 1 मिनट के लिए, हुँ, कि जो आपने नुकसान की बात की, सबसे बड़ा जो मुस्तकबिल में भी हम देखते हैं कि नुकसान जो है वो सेल्फ सेंसरशिप है। हुँ, सेंसरशिप तो देखें बड़ी ओपनली हो रही है, लेकिन जो रियल जर्नलिज्म के लिए डैमेजिंग है वो एक सहाफ़ी के लिए सेल्फ सेंसर है। सारी बातें जो शायद वो इजहार करना चाहते हैं किसी तरीके से, अब वो नहीं कर पाते हैं। हुँ। दूसरी बात जो आपने की कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ना सिर्फ मीडिया की हद तक किया जा रहा है, बल्कि आप देखें कि सोसाइटी में, आप देखें कि लिटरेचर में, ये हर जगह पे अब ये कब्ज लगा दी गई है। चले फेक न्यूज एक जर्नलिस्ट करता है, उसने तो कर दिया, आपने अभी अदीबों की मिसाल दी, और हाल ही में जो अभी अहमद फराद का जो एक मिसिंग पर्सन का केस चल रहा है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो क्या उसने कोई फेक न्यूज दी? आप मुजाहमती शायरी को भी अब बर्दाश्त नहीं कर रहे, आप किसी किस्म की और तनकीद इवन को सबूत बर्दाश्त के नहीं कर तौर रहे। पे उनके ट्वीट्स और इस किस्म की चीजें पेश की जा रही हैं, तो उससे क्या फ़र्क बिल्कुल। पड़ता है? आपकी हाँ, तो रियासत मैं जो है वो समझता हूँ कि इतनी नाज़ुक हो गई है। आने वाले वक्तों में भी बदकिस्मती से पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, आज़ाद मीडिया को संजीदा, और सिविल सोसाइटी को संजीदा खतरात हैं। वो पहले ही कमज़ोर हो चुके हुए हैं, अब उनको और कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। मेरे दोनों दोस्तों का और जो लोग हमें देख रहे हैं, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।